हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर से, यानी एजुकेशन शिक्षा शास्त्र के सेकंड पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है। एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, एजुकेशनल साइकोलॉजी मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा, उसका प्रकृति और क्षेत्र, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोडेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है वीडियो तो जाकर देख लीजिए। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें पूछा गया है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, केस हिस्ट्री मेथड, साइको एनालिटिक मेथड। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं जो इन वीडियो से रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शिक्षा में मनोविज्ञान की विधियां, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन। मनोविज्ञान सभी प्रकार के सजीव पदार्थों के व्यवहार के अध्ययन से अपना संबंध रखता है। यानी मनोविज्ञान क्या है, जो प्रकार सजीव हैं यानी जो जीवित हैं उन सभी के व्यवहार के अध्ययन से अपना संबंध रखता है। व्यवहार के अध्ययन हेतु मनोविज्ञान में जिन विभिन्न विधियों की सहायता ली जाती है उन्हें निम्न प्रकार की लिपि विधियों द्वारा समझा जा सकता है। यानी मनोविज्ञान सजीव पदार्थ की, यानी जो सांस ले रहे हैं, जो जीवित हैं, उन सभी का अध्ययन करता है। यदि किसी चीज़ के या किसी के बारे में अध्ययन करना है तो या तो कोई विधियाँ होंगी या तो कोई तो ऐसे मेथड होंगे जिनकी हेल्प लेकर हम उसके बारे में जान सकें। तो मनोविज्ञान में इन विधियों का सहारा लिया जाता है। अंतर्दर्शन विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, प्रक्षेपण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, इसे अवलोकन विधि भी कहा जाता है। मनोविश्लेषणात्मक विधि, साइको एनालिटिक, प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड, उपचारात्मक विधि, क्लिनिकल मेथड, वैयक्तिक अध्ययन विधि और केस स्टडी आदि। मनोविज्ञान इन सभी विधियों को अपनाकर ही मानव पदार्थ या फिर सजीव पदार्थों के व्यवहार के अध्ययन से अपना संबंध स्थापित करता है या फिर उनके व्यवहारों के संबंध में अध्ययन प्राप्त करता है। तो किसी भी विधि का प्रयोग व्यवहार अध्ययन के लिए कब किया जाए या कई बातों पर निर्भर करता है। किसके व्यवहार का अध्ययन करना है, इस व्यवहार का अध्ययन का क्या प्रयोजन है, यानी जो भी हम व्यवहार का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका क्या प्रयोग है, व्यवहार अध्ययन के लिए किस प्रकार की परिस्थितियाँ तथा उपकरण उपलब्ध हैं, आदि बातों पर विचार करके ही व्यवहार अध्ययन के लिए किसी उपयुक्त विधि का, इनमें से किसी भी उपयुक्त विधि का चयन किया जाता है। यह अध्ययन अधिक से अधिक तर्क सम्मत विज्ञान में वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी कि ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। इसके परिणामों की सत्यता और वैधता आदि की परख भलीभांति हो सके सोचकर मनोविज्ञान तथा इसके परिणामों की सत्यता और वैधता आदि की परख की जा सके, इसके संबंध में जो मनोवैज्ञानिक ये अध्ययन करता या फिर जो भी अनुसंधान कर रहा है तथा मनोवैज्ञानिकों द्वारा समय के अनुसार उपयुक्त विधियों का अनुसरण करने का प्रयत्न किया जाता है। दर्शन विधि या फिर अंतर्दृष्टि विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो मनोविज्ञान अध्ययन की ये एक विधि है जिस पर किसी संप्रदाय विशेष का एक अधिकार नहीं है, यानी किसी एक का नहीं है, अपितु इसका उपयोग सभी कोई कर सकते हैं। प्राचीन काल में यानी 19वीं शताब्दी के अंत में इस विधि का काफी बोलबाला था, यानी इसी विधि का ज्यादा उपयोग करते थे। निरीक्षण करने की यह एक विशिष्ट पद्धति है जिसे मनोविज्ञान ने काफी लंबे समय तक यूज किया है। तो मनोविज्ञान में ये विधि प्रभाव की विधि के नाम से भी जानी जाती है। अब बात करते हैं अंतर्निरीक्षण के व्यवहारिक अर्थ के बारे में। अंतर्निरीक्षण का अर्थ होता है अंतर या अंदर का निरीक्षण, यानी अंतर्निरीक्षण वो होता है जिसके द्वारा हम अपने अंतर्निहित अनुभूतियों का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की अनुभूतियों का स्वयं निरीक्षण करता है तो इसे अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। यानी जब व्यक्ति अपना स्वयं साक्षात्कार करता है तो इसे अंतर्निरीक्षण कहा जाता है। इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुड तथा उनके शिष्य टिचनेर ने, जिन्होंने संरचनावाद नामक स्कूल का प्रतिपादन किया, तो इस विधि का प्रतिपादन विलियम वुड ने किया था तथा उनके शिष्यों ने किया था। इन लोगों ने मनोविज्ञान की चेतन अनुभूति का विज्ञान कहकर परिभाषित किया और बतलाया कि चेतन अनुभूतियों को अध्ययन करने की विधि सिर्फ अंतर्निरीक्षण ही है। तो विलियम वुड ने कहा कि मनोविज्ञान एक चेतन अनुभूति का विज्ञान है और इन चेतन अनुभूतियों के बारे में जानने अध्ययन करने की जो विधि है, सर्वोपरि विधि है, वो अंतर्निरीक्षण विधि है। इन लोगों ने चेतन अनुभूति के 3 तत्व बताए जो इस प्रकार है। पहला संवेदन, दूसरा भाव और तीसरा प्रतिमा। इनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने चेतन अनुभूति यानी अपने अंदर निहित अनुभूतियों का वर्णन इन तत्वों के रूप में करता है तो यह वर्णन निश्चित रूप से अंतर्निरीक्षण ही कहलाएगा। यानी जब व्यक्ति अपने अंदर निहित अनुभूतियों का सामने वाले को अपने भाव को प्रकट करेगा, अपनी अनुभूतियों का वर्णन करेगा, तो इन तत्वों के इर्द गिर्द ही उनका एक्सप्लेनेशन हो, उनकी व्याख्या होगी, तो यह वर्णन निश्चित रूप से अंतर्निरीक्षण ही कहलाएगा। हम ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूतियों का वर्णन इस प्रकार करता है कि उसमें एक खास संवेदन, भाव या फिर प्रतिमा सम्मिलित होती है तो इसे अंतर्निरीक्षण की संज्ञा दी जाती है। तो कभी कभी देखा गया कि व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूतियों का मतलब कि सामने वाले को प्रकट अपने भाव और प्रतिमा का वर्णन नहीं भी करता है। अब बात करते हैं इस विधि के गुण के बारे में।
अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा व्यक्ति की मानसिक प्रक्रियाओं जैसे उसकी इच्छाओं, भावों का अध्ययन एवं विश्लेषण ठीक ढंग से हो पाता है। कुछ मानसिक समस्या ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा ही अध्ययन किया जा सकता है। जैसे यदि कोई अध्ययनकर्ता यह देखना चाहता है कि चेतन की प्रक्रियाओं में मानसिक प्रतिमाओं का हाथ है या नहीं, तो इसका अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा ठीक ढंग से किया जा सकता है। तो अंतर्निरीक्षण विधि मानसिक प्रक्रिया को समझने की सर्वोपरि विधि है, यानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपने भावों को अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है, अपने अंदर निहित बातों को वो किसी के सामने बता सकता है। तो इस विधि के द्वारा ही हम व्यक्ति की इच्छाओं, भावों आदि के बारे में जान सकते हैं। निरीक्षण विधि एक तरह का आत्मनिरीक्षण है। यदि हम आत्मनिरीक्षण निष्पक्ष एवं बिना किसी दबाव के करते हैं तो मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इससे बढ़कर और कोई दूसरी विधि नहीं हो सकती। यानी जब हम अपना आत्म साक्षात्कार करते हैं, अपना खुद का इंस्पेक्शन करते हैं कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, तो जब हम आत्मनिरीक्षण निष्पक्ष तौर पर करते हैं या फिर बिना किसी दबाव के करते हैं, तभी हमारी मानसिक प्रक्रिया वैज्ञानिक निष्कर्ष को सही रूप में बताती है और इसको बताने की सर्वोपरि विधि आत्मनिरीक्षण विधि है। अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे पहली तथा पुरानी विधि के सहारे ही मनोवैज्ञानिक चेतन अनुभूति का अध्ययन कर मनोविज्ञान का दर्शन शास्त्र से अलग कर एक प्रयोगात्मक रूप दे पाए। अतः यह कहा जा सकता है कि अंतर्निरीक्षण विधि एक विधि ऐसी विधि जिसके सहारे मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक स्तर मिल गया। तो अंतर्निरीक्षण विधि मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन या फिर पुरानी विधि है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंत में अंतर्निरीक्षण विधि का सबसे ज्यादा बोलबाला था। मनोवैज्ञानिक सबसे ज्यादा इसी विधि का प्रयोग करते थे। इसी विधि के द्वारा ही मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक स्तर पर जाने का मौका मिला। अब बात करते हैं अंतर्निरीक्षण विधि के दोष के बारे में। वैज्ञानिकों ने अंतर्निरीक्षण विधि का सबसे बड़ा दोष यह बताया कि यह विधि व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ होती है। व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करके जो भी कह रहा है उसे मानना ही है। ऐसा भी संभव है कि उसे अनुभूति कुछ और हो रही हो और वह कुछ और ही बतला रहा है। इन प्रकार के मनोवैज्ञानिकों में ये मतभेद भी है कि आत्मनिरीक्षण विधि का एक सबसे ज्यादा कुप्रभाव या फिर दोष ये है कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी अंतर्निहित अनुभूतियों को सही रूप में प्रकट कर विधि का ये दोष है कि इस विधि के द्वारा मान लिया जाता है कि व्यक्ति जो भी प्रकट कर रहा है, जो भी बता रहा है अपने अनुभव, वो सही होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अलग परिस्थिति में अलग तरह की फीलिंग्स आती हैं और जरूरी नहीं कि उस फीलिंग्स को हम लफ्जों में भी बयां कर सकें। जब व्यक्ति अपनी चेतन अनुभूतियों का आत्मनिरीक्षण करना शुरू करता है तो ऐसा देखा गया कि धीरे धीरे अनुभूतियां अपने आप ही परिवर्तित शुरू हो जाती है। फलतः उनका आत्मनिरीक्षण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। जैसे क्रोध की अवस्था में होने वाले अनुभूतियों का आत्मनिरीक्षण क्रोध की अवस्था के समाप्त होने के बाद कर लेना चाहिए। इसी तरह की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक ने अनुदर्शन की संज्ञा दी। यद्यपि अनुदर्शन द्वारा अंतर्निरीक्षण विधि का यह दोष कुछ हद तक कम हो जाता है, परंतु यदि अनुदर्शन कुछ समय बाद किसी कारण से किया जाता है तो इससे भी कोई सार्थक परिणाम निकल कर आता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मनिरीक्षण विधि के द्वारा ऐसा होता है कि धीरे धीरे अनुभूतियां बदल जाती है। यानी अभी हमें गुस्सा आ रहा है, थोड़ी देर के बाद हम वैसा फील नहीं करते। तो इस विधि का सबसे ज़्यादा बड़ा दोष ये है कि या तो फिर जिन परिस्थितियों के बारे में हमें जानना है उन्हीं परिस्थितियों के तुरंत बाद ही हम उनका निरीक्षण करें, या फिर अगर हम उस घटना के होने के बाद किसी चीज़ का या फिर किसी के क्रोध आने के बाद उनका निरीक्षण करेंगे तो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, व्यक्ति का मूड भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि ये इसका सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि धीरे धीरे अनुभूतियाँ अपने आप बदलने लगती हैं तो उसका आत्मनिरीक्षण ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कुछ अनुभूतियाँ स्वभाव से होती है जिनका अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा करना संभव नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति इन अनुभूतियों से अवगत तो रहता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति भाषा के रूप में नहीं कर सकता। कुछ मनोवैज्ञानिक ने इस तरह के दोष को अंतर्निरीक्षण विधि को दोष न मानकर भाषा को दोष माना। सच्चाई यह है कि इसमें भाषा का दोष तो है परंतु इस विधि का भी दोष है। कोई विधि उस समय वैज्ञानिक न रहकर अवैज्ञानिक हो जाती है, भाषा संबंधी दोष से ग्रसित हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि अंतर्निरीक्षण विधि वैज्ञानिक नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ अनुभूतियां ऐसी होती हैं जिनको हम अध्ययन अंतर्निरीक्षण विधि के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि उन अनुभूतियों से हम अवगत तो रहते हैं परंतु उसकी अभिव्यक्ति उसको किसी के सामने शेयर नहीं कर पाते, या फिर शेयर करने के लिए वो अल्फाज ही नहीं मिलते। कभी कभी कुछ फीलिंग्स, कुछ जज्बात ऐसे होते हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते। तो कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक ने इस तरह के दोष को अंतर्निरीक्षण विधि के दोष को न मानकर यानी भाषा का दोष कहा कि भाषा की कमी होती है, शब्दों की कमी होती है, जिसके कारण ही व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को, अपनी फीलिंग्स को सामने वाले को नहीं बता पाता है। तो इसका मतलब ये कहा गया कि अंतर्निरीक्षण विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग पशु, पक्षियों, छोटे छोटे बालकों एवं पागलों आदि पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे किसी भी परिस्थिति या चेतना अनुभूतियों को अध्ययन पर उसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा ठीक से नहीं कर सकते। यानी ये इस विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि इसे पशु पक्षियों पर नहीं किया जा सकता, बालकों बच्चों पर नहीं किया जा सकता, पागल व्यक्ति पर नहीं किया जा सकता। यानी वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या बताना चाहते हैं आदि के बारे में नहीं पता चलता है। तो कहा जा रहा है कि अंतर्निरीक्षण विधि का सबसे बड़ा दोष ये है कि वो बालकों के बारे में अध्ययन करके नहीं बता पाता है, क्योंकि किसी भी परिस्थिति अनुभूतियों का अध्ययन उसकी अभिव्यक्ति बालक नहीं कर सकता शब्दों में, या फिर पागल व्यक्ति नहीं कर सकता, ना ही जानवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में। मनोविज्ञान की सबसे प्रमुख एवं वैज्ञानिक विधि प्रयोगात्मक विधि है। प्रयोगात्मक विधि में परीक्षण और प्रयोगों के आधार पर व्यवहार संबंधी निष्कर्ष निकालने पर जोर दिया जाता है। विधि प्रयोगों पर आधारित है। इस विधि में परीक्षण प्रयोग के आधार पर ही किया जाता है, या फिर इसमें व्यवहार संबंधी जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो भी प्रयोगों के आधार पर ही निकाले जाते हैं। वैज्ञानिक विषयों में जिस प्रकार प्रयोगशालाओं में तथा वास्तविक जीवन की पृष्ठभूमि में व्यवस्थित एवं नियंत्रित परिस्थितियों में वस्तु एवं प्राणियों का प्रयोग करके उनके गुण, व्यवहार एवं क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वैसे ही मनोविज्ञान की दुनिया में पशु, पक्षी तथा व्यक्तियों पर प्रयोग करके उनके व्यवहार के अध्ययन का भी प्रयत्न किया जाता है।
जाता है। तो इस पद्धति में क्षेत्र, प्रयोग और प्रयोगशाला शामिल है। कहा जा रहा है कि जिस तरह के वैज्ञानिक विषयों में प्रयोगशाला में व्यक्ति की वास्तविक जीवन या उनकी पृष्ठभूमि के बारे में जानने के लिए, उनकी परिस्थितियों के बारे में जानने के लिए प्राणियों पर या फिर वस्तुओं पर प्रयोग करके उनके गुण, व्यवहार आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, वैसे ही मनोविज्ञान पक्षी तथा व्यक्तियों पर भी प्रयोग करके उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये होता है कि प्रयोगात्मक विधि क्या है। तो साधारणतः वो विधि जो प्रयोगों पर आधारित होती है उसे प्रयोगात्मक विधि कहा जाता है। साधारणतः किसी व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं को किसी नियंत्रित अवस्था में अध्ययन या प्रक्षेपण करना ही प्रयोग कहलाता है। तो प्रयोग में व्यवहारों का अध्ययन किसी नियंत्रित अवस्था में किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन चरों के माध्यम से भी किया जाता है। चर वे होते हैं जो किसी घटना और परिस्थिति में व्यक्ति के गुण को जिसके द्वारा मापा जा सके तथा परिणाम स्वरूप उसे बदला भी जा सके। जैसे उम्र, वृद्धि, थकान आदि कुछ चर के उदाहरण हैं जिन्हें मापा भी जा सकता है तथा परिणाम स्वरूप बदला भी जा सकता है। बात करते हैं इस विधि से संबंधित गुण के बारे में। प्रयोगात्मक विधि में प्राणी या जीव के व्यवहारों एवं मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित चरों का अध्ययन एक नियंत्रित अवस्था में यानी सामान्यतः प्रयोगशाला में किया जाता है। परिणाम स्वरूप इससे प्राप्त निष्कर्ष की आंतरिक वैधता काफी अधिक होती है। अपने इसी गुण के कारण प्रयोगात्मक विधि अन्य विधियों से भिन्न होती है, क्योंकि इतनी अधिक नियंत्रित परिस्थिति दूसरी विधि में नहीं मिल पाती। चरों पर सख्त नियंत्रण करने की क्षमता ही प्रयोगात्मक विधि की प्रक्षेपण अन्य विधियों से अलग करती है। यानी इस विधि का सबसे प्रमुख गुण ये है कि इसका प्रयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, जिससे इसकी वैधता में कोई कमी नहीं होती। इसका निष्कर्ष निष्पक्ष निकलता है और इसमें चर को भी नियंत्रित रखा जाता है। प्रयोगात्मक विधि में पुनरावृत्ति का गुण होता है। एक प्रयोगकर्ता स्पष्ट रूप से अपने रिपोर्ट में यह लिखता है कि उसका प्रयोगात्मक डिजाइन क्या था, उसमें प्रयोज्य की संख्या क्या थी, उसने स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कैसे किया, किसी दूसरे अध्ययनकर्ता को पहले अध्ययनकर्ता द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर किसी प्रकार का शक है तो वह उसे दोहराकर निष्कर्ष की जांच आसानी से कर सकता है। इस तरह की सुविधा दूसरी विधि में नहीं मिलती। यानी प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि हम अगर पिछले साल किसी अनुसंधानकर्ता, किसी मनोवैज्ञानिक ने किसी पार्टिकुलर घटना या फिर परिस्थिति के बारे में अध्ययन किया है, अगर हम उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी उठाकर देखें और अगर हमें उसके निकाले निष्कर्ष पे जरा सा भी शंका होती है तो क्या है कि हम उसके प्रयोग को अपनाकर दोहराकर उसके निष्कर्षों की जांच कर सकते हैं। तो ये सुविधा केवल प्रयोगात्मक विधि में पाई जाती है, अन्य किसी विधि में नहीं पाई जाती। विधि काफी वस्तुनिष्ठ होती है क्योंकि इसमें प्रयोगकर्ता को एक खास ढंग से एवं खास विधि के प्रयोग से करना होता है। चाहकर भी वह किसी प्रकार का पक्षपात या पूर्वग्रह आदि नहीं कर पाता, चूंकि विधि वस्तुनिष्ठ होती है। अतः प्राप्त आंकड़ों का गुणात्मक और परिणात्मक विश्लेषण आसानी से किया जाता है। तो प्रयोगात्मक विधि क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप्स होती है। इसमें क्या है कि कोई भी मनोवैज्ञानिक या अनुसंधान करता है चाहकर भी निष्पक्ष या फिर पक्षपात नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता निहित होती है। तो इसमें जो भी आंकड़े का गुणात्मक और परिणात्मक निष्कर्ष निकलता है वो वैध होता है। प्रयोगात्मक विधि में स्वतंत्र चरों को जोड़ तोड़ काफी अधिक एवं उचित ढंग से हो पाता है। फलस्वरूप प्रयोगकर्ता किसी वैज्ञानिक समस्या का अध्ययन कई तरह से कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रयोगात्मक विधि में जो चर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उन्हें जोड़ा तोड़ा जा सकता है। तो ये किसी अन्य विधि में इस तरह से चरों को नहीं तोड़ मरोड़ा जा सकता। दोष। प्रयोगात्मक विधि का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह है कि प्रयोग की नियंत्रित अवस्था वास्तव न होकर कृत्रिम होती है। फलस्वरूप इसका संबंध जीवन के वास्तविक परिस्थिति से कम होता है। इसलिए प्रयोगात्मक विधि से प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण वास्तविक परिस्थिति के लिए संभव नहीं है। मॉर्गन, किंग तथा रॉबिन्सन ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया। प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष कृत्रिम प्रयोगात्मक परिस्थिति तक सीमित है तथा इसका सामान्यीकरण वास्तविक या स्वाभाविक परिस्थिति के व्यवहार के बारे में नहीं किया जा सकता। यानी इस विधि का सबसे प्रमुख दोष ये कि इसमें नियंत्रित अवस्था वास्तविक नहीं होती, अपितु कृत्रिम होती है। यानी अपने से इसमें जो टॉपिक होता है रिसर्च का उसमें खोजा जाता है, यानी परिस्थितियां ढूंढी जाती है। तो क्या ये जो आम जीवन में हो रही घटनाएं उनसे रिलेटेड नहीं होता, अपितु इसमें परिस्थितियां क्रिएट की जाती है। फिर उन परिस्थितियों के बारे में भी अलग अलग क्वेश्चंस निकालकर लोगों से उनके विचार के बारे में जाना जाता है। तो इससे क्या परिस्थितियां वास्तविक नहीं होती, अपितु कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल होती। तो के द्वारा क्या होता है कि जो हम निष्कर्ष निकालेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या है उसका हम अपने सामान्य जीवन में सामान्यीकरण नहीं कर सकते हैं। प्रयोगात्मक विधि में कुछ विशेष प्रकार के दोष स्वाभाविक रूप से सम्मिलित होते हैं। प्रयोक्ता पूर्वग्रह तथा प्रतिदर्श पूर्वग्रह दो ऐसे महत्वपूर्ण दोष हैं। यानी इस विधि में दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, प्रयोक्ता पूर्वग्रह और प्रतिदर्श पूर्वग्रह। प्रयोक्ता पूर्वग्रह में क्या होता है कि जो प्रयोग करता है यानी अनुसंधान करता होता है कि वो अपनी उम्मीद या प्रतिशय, पक्षपात आदि प्रयोग के तथा प्रक्षेपण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। यानी उसकी जो अपनी आत्म अनुभूति स्वयं की होती है, अपनी आशाएं होती है, उसके आधार पर ही अपने प्रयोग को प्रभावित कर देता है। और प्रतिदर्श पूर्वग्रह में क्या होता है, प्रयोज्य प्रतिनिधित्व न होता है। प्रतिदर्श पूर्वग्रह से तात्पर्य प्रयोज्यों को प्रतिनिधिक न होने से होता है। कभी ऐसा देखा गया कि प्रयोगकर्ता को भी जो भी व्यक्ति सुविधानुसार मिल रहा है सभी को वह प्रयोज्य बना लेता है। यानी इस विधि में क्या होता है कि कोई भी प्रयोज्य का कहने का मतलब है जिनका हम इंटरव्यू ले रहे हैं या फिर जिनसे हम उस परिस्थिति के बारे में उनके विचार ले रहे हैं। तो इस विधि में क्या होता है, जो भी व्यक्ति इस विधि का प्रयोग करता है वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ के अपनी प्रश्नावली या फिर अपने उनसे इस बारे में उनके विचार लेकर उन्हें अपना टॉपिक बताकर अपने विचार पूछने लगता है। तो इससे क्या होता है कि कोई भी प्रयोज्य यानी जिनसे हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो स्थिर नहीं होते, बदलते रहते परिस्थिति के अनुसार। तो इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे प्रयोग उन समूह का प्रतिनिधित्व नहीं करते जिनके बारे में प्रयोग करके पूर्वकथन करता है। यानी इससे क्या होता है कि हम किसी भी व्यक्ति से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो हमें उस स्पेसिफिक परिस्थिति के बारे में नहीं पता चलता जिस टॉपिक पे हम असल में रिसर्च कर रहे हैं।
तो इतना ही नहीं, कभी-कभी यह देखा गया कि प्रयोग में प्रयोगात्मक समूह तथा नियंत्रित समूह तुल्य नहीं होते, फलतः उसका परिणाम वैध तथा विश्वसनीय नहीं हो पाता। तो जिस परिस्थिति या फिर जिस घटना के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है, उन लोगों से रिलेटेड नहीं, अभी तो उनसे विपरीत लोगों से डाटा कलेक्ट करने से क्या होता है कि इसकी विश्वसनीयता वैध नहीं रहती है। कुछ प्रयोग ऐसे होते हैं जिन्हें पशु पर तो किया जाता है परंतु मनुष्य पर नहीं किया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि प्रयोगात्मक विधि का कार्य क्षेत्र सीमित हो जाता है। उदाहरणतः यदि प्रयोग ऐसा है कि उसमें शरीर का कोई अंग जैसे मस्तिष्क का ही एक विशेष अंग को काट कर निकाल देना और उसका प्रभाव व्यवहार पर क्या पड़ता है यह देखना है, तो मनुष्य के साथ इस ढंग का प्रयोग करना अनैतिक माना जाएगा। यानी इस प्रयोग में कुछ ऐसे भी विधियां हैं जिनका प्रयोग हम केवल पशुओं पर कर सकते हैं, मनुष्य पर नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो यदि मस्तिष्क का इस भाग को निकालने से मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि हमें देखना उसके बारे में क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम ये ऐसा प्रयोग मनुष्य पर नहीं कर सकते, अपितु केवल पशुओं के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आसानी से इस तरह का प्रयोग किया जा सकता है। पशुओं में अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष को मनुष्य के लिए नहीं सही लिया जा सकता, क्योंकि मनुष्य में बुद्धि पाई जाती है और पशुओं में बुद्धि नहीं पाई जाती। मनुष्य सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन पशु में ये क्षमताएं नहीं पाई जाती। हालांकि इसमें कुछ त्रुटि की संभावना बनी रहती है। इन दोषों के बावजूद भी प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी गई है। इसमें कुछ त्रुटि की संभावना बनी रहती है। इन दोषों के बावजूद भी प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि मानी जाती है। आज मनोविज्ञान में इन सिद्धांतों एवं तत्वों की कोई मान्यता नहीं है जिनका प्रयोगात्मक समर्थन नहीं है। तो पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है उनको मनुष्य के लिए सही नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस विधि में कुछ दोष हैं, परंतु इन दोषों के बावजूद भी प्रयोगात्मक विधि को मनोविज्ञान की सबसे वैज्ञानिक विधि माना जाता है। मनोविज्ञान में इन तथ्यों और सिद्धांतों को कोई मान्यता नहीं दी जाती जिनका प्रयोगात्मक समर्थन नहीं करता है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला, प्रयोगात्मक विधि एक वैज्ञानिक विधि है? सत्य है। प्रयोग किसे कहते हैं? स्वतंत्र चर से आप क्या समझते हैं? आश्रित चर का कोई एक उदाहरण दीजिए। नियंत्रित चर क्या है? अंतर्निरीक्षण विधि की दो विशेषताएं बताइए। अंतर्निरीक्षण विधि के कोई दो दोष लिखिए। विलियम वुड ने किस विधि का प्रतिपादन किया? चेतन अनुभूति के 3 तत्व कौन से हैं? टिश्नर के अनुसार अंतर्निरीक्षण विधि की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।